नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देश दुनिया में 2025 के स्वागत का जश्न, नया साल सबसे पहले न्यूजीलैंड में। 31 के चलते गुजरात में सघन पुलिस चेकिंग, नशा किया तो खैर नहीं। वडोदरा में 4 साल बाद बन रही भ्रष्टाचार की सड़क, जनता ने रुकवाया काम। देश दुनिया आज न्यू ईयर के जश्न में डूबी नजर आई। सबसे पहले नए साल 2025 का स्वागत न्यूजीलैंड ने किया। दुनिया में नए साल की एंट्री हो गई है। न्यूजीलैंड की घड़ियों में ठीक 12 बजे साल 2025 का जश्न शुरू हो गया है। न्यूजीलैंड में भारत से 7.5 घंटे पहले, जबकि अमेरिका में 9.5 घंटे बाद नया साल आता है। इस तरह पूरी दुनिया में नया साल आने की एनर्जी 19 घंटे तक जारी रहती है। दुनिया भर में अलग अलग टाइम जोन के कारण 41 देश ऐसे हैं जो भारत से पहले नए साल का स्वागत करते हैं। किरिबाती, समोआ और टोंगा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, नेपाल आदि देश शामिल हैं। इकतीस दिसंबर के चलते गुजरात के शहर जिलों में पुलिस की निगरानी चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं कई जगह से शराब भी बरामद हो रही है। 2024 के वर्ष का आज आखिरी दिन है और इस खास दिवस पर 2024 को अलविदा कहने और 2025 का स्वागत करने के लिए सभी नागरिक भी तैयार हैं। इस बीच शराब और ड्रग्स के सेवन जैसी अवैध गतिविधियां रोकने के लिए गुजरात पुलिस एक्शन में आ गई है। वडोदरा में सभी इलाकों में वाहन चेकिंग ड्राइव चलाई जा रही है। वडोदरा के मार्केट, 4 रास्ता, फतेहगंज, यमुना मिल, 4 रास्ता समेत के सभी इलाकों में पुलिस ने सघन वाहन जांच करते हुए वाहन चालकों के दस्तावेज जांचे। इस दौरान वाहन चालक नशे में तो नहीं है ना, ये भी जांच की गई। वडोदरा जिला के डभोई में भी 31 दिसंबर को लेकर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग चलाया गया। डभोई, शिनूर, 4 रास्ता, वेगा, कन्नेट, गोपालपुरा, नंदोदी, भागोल समेत के इलाकों में वाहन चेकिंग किया गया। ड्रिंक एंड ड्राइव लाइसेंस, सीट बेल्ट, हेलमेट और ट्रैफिक के अन्य नियमों का पालन करने की सूचना वाहन चालकों को दी गई। इस मौके पर डभोई पीआई के जे झाला समेत के पुलिस जवानों ने सघन वाहन चेकिंग को अंजाम दिया। भावनगर में भी एसओजी द्वारा 31 दिसंबर के उपलक्ष्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए घोघा, रोरो, फेरी और टर्मिनल पर सघन चेकिंग चलाया गया। डॉग स्क्वाड और बीडीडीएस की टीम के साथ मिलकर चेकिंग के दौरान 29 कार चालकों और 15 टू व्हीलरों को चेक किया गया। साथ ही 15 जितनी लोडिंग ट्रक की भी चेकिंग करते हुए कानून व्यवस्था सुनिश्चित की गई। गुजरात की सूरत में भी 31 को लेकर पुलिस व्यवस्था तैनात कर दी गई है। 4000 पुलिस कर्मचारी कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने में लगा दिए गए हैं, जिनमें 2500 पुलिस जवान, 900 होमगार्ड, 3 एसआरपी की कंपनी, 150 शी टीम की महिला पुलिस, 51 पीसीआर और 121 बाइक तैनात किए गए हैं। 197 ब्रेथ एनालाइजर, 4 ड्रग टेस्टिंग किट और 667 बॉडी वॉर्न कैमरा से पुलिस और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। साथ ही नशीले पदार्थों का सेवन करने वालों की भी सूरत में पिछले कई दिनों से लगातार जांच चल रही है।
31 दिसंबर को लेकर चल रही जांच में कई जगह से शराब भी बरामद हो रही है। सावली के उत्तम नगर से खेत में रखी हुई 1980 विदेशी शराब की बोतल पुलिस ने बरामद की है, जिसकी कीमत 13,81,128 रुपए है। इस मामले 2 लोगों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 31 दिसंबर को होने वाली महफिलों में रंग जमाने के लिए लाई गई शराब को पुलिस ने जब्त कर लिया है। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर तालुका के कदवाल इलाके में पानी माइंस चौकड़ी निकट एक ट्रक में हो रही शराब तस्करी को छोटा उदयपुर एलसीबी पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने 13,90,920 रुपयों की शराब के साथ 23,90,920 रुपयों का मुद्दा माल जब्त किया है। पूर्व सूचना के आधार पर मिली जानकारी के अनुसार की गई इस कार्यवाही में 334 पेटी शराब बरामद की गई, जिसमें 6,792 शराब की बोतल और बियर की टीन भरी हुई थी। गुजरात के वडोदरा में पुलिस ने शराबियों को पकड़ने के लिए नई तकनीक अपनाई है। 31 दिसंबर को कई लोगों ने महफिलों की तैयारी कर ली है, वहीं पुलिस ने भी अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसी के तहत वडोदरा पुलिस एक नई तकनीक से शराबियों को पकड़ सकती है। शराबियों को पकड़ने के लिए वडोदरा की डीसीपी अभय सोनी द्वारा अकोटा ब्रिज पर व्हाइट लाइन पर लोगों को चलाकर चेकिंग किया गया। दरअसल शराब पिए हुए व्यक्ति अपना बैलेंस सही तरीके से नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उन्हें व्हाइट लाइन पर चलाकर बैलेंसिंग के नियम के तहत कई लोगों की जाँच की गयी। यानी जो लोग ब्रेथ एनालाइजर से पकड़े नहीं जाएंगे, उन्हें व्हाइट लाइन पर चलाकर भी पकड़ा जा सकता है। ड्रंक एंड ड्राइव का केस जो केसेस है वो हम ब्रेथेलाइजर का यूज करते हैं। ब्रेथेलाइजर में ब्लड अल्कोहल का क्या लेवल है, कितना प्रमाण है वो बताता है। इसके अलावा अगर ब्लड अल्कोहल का लेवल ड्रॉप हो जाता है और ब्रेथेलाइजर अगर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो जो लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन है ब्लड में उसकी वजह से जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बैलेंसिंग एक्ट का हम ये एक प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के तरीके प्राथमिक चकासनी भागरूपे इनको चलाया गया, जिससे कि ये पता चलता है कि ये किसी तरीके के नशे के या अब्यूज के प्रभाव में है या नहीं। गुजरात के वडोदरा की वेमाली में विरोध के बाद सड़क निर्माण फिर से शुरू तो किया गया, लेकिन उसे भी स्थानीय निवासियों की वजह से बंद करवा दिया गया। वडोदरा महानगर पालिका की हद में वेमाली गांव को कई सालों पहले शामिल किया गया था, लेकिन कॉरपोरेशन में शामिल किए जाने के 4 साल बाद भी यहां सड़क निर्माण नहीं हुआ है, जिसके चलते यहां के लोग परेशान हो रहे हैं। सड़क के अभाव में रविवार को वेमाली गांव के निवासियों द्वारा चक्का जाम कर प्रदर्शन किया गया, जिसके 24 घंटे के भीतर कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने कुंभकर्ण की निंद्रा से जागकर सड़क बनाने की शुरुआत कर दी। लेकिन आनन फानन में बनाई जा रही इस सड़क निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। हम लोग अभी वेमाली एरिया में हैं और जो कल हमने जो ये किया था, कल परसों जो हमने पब्लिक के साथ मिलके जो हमारी डिमांड रखी थी, उसके परिणाम स्वरूप स्मशान का जो रोड नहीं था, कच्चा रोड था, उस पे वर्क किया गया है, जिसके लिए वडोदरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे विस्तार के सभी चारों काउंसिलर श्रियों का हम धन्यवाद करते हैं। फिर भी जो रोड बन रहा है वो रोड खाली मिट्टी के ऊपर कपची और डामर लगा के उस एक लेयर बनाया गया है जो 1 इंच से भी कम है। और अगर ये सीज़न तो ठीक है, लेकिन बारिश की सीज़न आएगी तो ये रोड ज़्यादा टिकने वाला नहीं है, या तो यूज़ होगा तो भी ये रोड चला जाएगा। तो हमारा सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि जो रोड बन रहा है उसकी क्वालिटी में सुधार किया जाए, और जो भी इनिशिएटिव लेके 24 घंटे में कामगिरी शुरू की गई है वो सराहनीय है, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। लेकिन जो रोड की क्वालिटी है उससे हमें सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसको और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है।
सड़क पर डायरेक्ट डामर डालकर सड़क निर्माण कर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जिससे डामर की पपड़ियां भी हाथ में आ रही हैं। ऐसे में यहां के निवासियों ने विरोध करते हुए सड़क का निर्माण रुकवा दिया है। स्मशान में अभी रिनोवेशन का काम कर रहे हैं। ये स्मशान को 5 साल पहले ही 5-7 साल पहले 5-6 साल पहले रिनोवेशन किया गया था पूर्व सांसद रंजनबेन भट्ट जी के ग्रांट में से। तभी भी 5 लाख रुपए का खर्च किया गया था। आप देख रहे हो इसमें हमारी डिमांड यहाँ पर ये थी कि भाई स्मशान से लेकर के टीपी के रोड तक 300 मीटर का जो रोड बाकी है वो रोड को कॉरपोरेशन तुरंत बनाए, क्योंकि हम पिछले 2.5 साल से इसलिए आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि बारिश की सीज़न में हमारे यहाँ जब भी किसी का मरण होता है तो हमें ट्रैक्टर में डेड बॉडी को लेकर के आना पड़ता है और स्मशान में आने वाले लोगों को भी काफ़ी दिक्कत होती है। उनके स्कूटर्स व्हीकल्स काफ़ी दूर रखने पड़ते हैं। पैदल आते हैं तो वो भी गिर जाने की संभावना रहती है और कभी कभी इंसिडेंट भी हुआ है। तो हमारी डिमांड थी वो एक अच्छा सा रोड हमको बना के दे, बजाय उसके हमको पता चला कि यहाँ पर रिनोवेशन के नाम पर 12 लाख रुपया कॉरपोरेशन खर्च कर रही है। अभी ये जो रोड बना रहे हैं वो न तो उसकी साफ़ सफाई की है, ना कोई लेवलिंग किया है, ना कुछ किया है। डामर की गाड़ी आती है, छोटी सी टेम्पो, वो उसमें डामर डाल देते हैं और रोलर से उसके ऊपर वो रोलर घुमा देते हैं। 1 इंच का भी पूरा रोड नहीं बन रहा है। ये एक ही बारिश में पूरे का पूरा रोड साफ़ हो जाएगा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का पैसा बचे, अच्छा काम हो और ये सारी चीज़ें यहाँ के जो प्रतिनिधि है और वार्ड नंबर 3 के जितने भी अधिकारी हैं रोड प्रोजेक्ट वगैरह के, और कमिश्नर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद मत किया जाए। एक चीज़ आपको और भी बता देवे कि गांव में सारे रोड रास्ते खुदे पड़े हैं और वाईफाई टावर का प्रॉब्लम है। 30 मीटर और 18 मीटर के रोड पे इन्होंने बना दिया है। ये सारी चीज़ें अगर हमको 20-25 तारीख तक नहीं मिलेगी तो 26 जनवरी को हम लोग अमरनाथ उपवास पर उतरेंगे। साल 2024 के आखिरी दिन वडोदरा पुलिस को मोटरसाइकिल चोरी का मामला उजागर करने में सफलता मिली है। वडोदरा क्राइम ब्रांच ने अमरेली के वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिस पर 50 जितने वाहन चोरी के मामले दर्ज हैं। इस शख्स के पास से 31 बाइक बरामद की गई है, जो वडोदरा शहर जिलों से चोरी कर पंचमहाल और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 1500 से 2000 में बेच दी जाती थी। इनमें से 17 बाइक वडोदरा और 13 बाइक जिले में से चोरी की गई थी। इन सभी बाइक को उनके मालिकों को वडोदरा पुलिस द्वारा लौटा दिया जाएगा, जिस पर पुलिस कमिश्नर नरसिंहा कुमार ने जानकारी दी और वर्ष 2024 में वडोदरा पुलिस द्वारा डिटेक्ट किए गए आपराधिक मामलों की भी जानकारी दी। क्राइम ब्रांच वडोदरा सिटी के टीम ने अरविंद जयंती भाई व्यास, जो केरालू डिस्ट्रिक्ट अमरेली का रहने वाला है, उनको मोटरसाइकिल थेफ्ट के केस में कल अरेस्ट किया है। इस व्यक्ति क्रिमिनल हिस्ट्री रखता है और करीब 50 क्रिमिनल केसेस में इन्वॉल्व रह चुका है। आज जो केस के डिटेल दे रहे हैं उसमें ये व्यक्ति ने पिछले 3 साल से वडोदरा सिटी के अलग अलग पुलिस स्टेशन लिमिट से करीब 31 मोटरसाइकिल की थेफ्ट की है। जो 17 मोटरसाइकिल्स सिटी के अलग अलग विस्तार में से रिकवर हुआ है और 13 व्हीकल्स अलीराजपुर मध्य प्रदेश और पंचमहल जिले के अलग अलग ग्रामीण विस्तारों में से रिकवर हुआ है। ये व्यक्ति खास करके हीरो स्प्लेंडर और हीरो पैशन व्हीकल्स को टारगेट किया है और अगर इसमें पेट्रोल उपलब्ध है इसको उसने पंचमहल और अलीराजपुर विस्तारों में इसका बेचान किया है और उसमें 1500 रुपए से लेके 2000-3000 सस्ते भाव में बेचने का प्रक्रिया उन्होंने की थी। ये व्यक्ति ऐसा तो 216 में क्राइम ब्रांच ने ही इसको अरेस्ट किया था, 17 मोटरसाइकिल रिकवरी भी की थी और 2018 में पंचमहल का एक केस में इनका कन्विक्शन होने की वजह से 2 साल पंचमहल और वडोदरा शहर में जेल में भी रह चुका है। तो इस व्यक्ति के पास से जो मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, शहर का अलग अलग पुलिस स्टेशन में इनका एफआईआर दाखिल है। उनके अनुसंधान में इनको अरेस्ट किया जाएगा, रिगरस इंट्रोगेशन किया जाएगा और
प्रोसिक्यूशन का प्रक्रिया आगे बढ़ाया जाएगा। साथ में अपना प्रयास ये भी रहेगा, जितना भी मोटरसाइकिल का थेफ्ट हुआ है उसको, उसका विक्टिम्स को, जिनका ओरिजिनल ओनर को जल्दी से जल्दी रिटर्न करने का अपना जो 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम है उसको परत कराने का प्रयास भी किया गया। तो साल के अंत में वडोदरा शहर पुलिस को मिला हुआ एक सफलता का एपिसोड है, और इसके साथ जो ओवरऑल डिटेक्शन का अपना जो परसेंटेज है उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ, बने रहिए हमारे साथ। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, योर ट्रस्टेड डेस्टिनेशन फॉर टॉप क्वालिटी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सिंस 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासत गर्मा गई है। यहां भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच जमकर तनातनी चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथ योजना लॉन्च की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राजधानी में पुजारी ग्रंथी योजना लॉन्च की। केजरीवाल ने कश्मीरी गेट के मरघट वाले बाबा के मंदिर में पत्नी के साथ दर्शन किए और वहां के पुजारी का पहला रजिस्ट्रेशन कराया। योजना के तहत पुजारियों ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने का वादा किया गया है। वहीं इस मामले भाजपा ने एक्स पर एक पोस्टर जारी किया जिसमें अरविंद केजरीवाल को भूल भुलैया फिल्म के छोटा पंडित यानी राजपाल यादव के किरदार में दिखाया। भाजपा ने उन्हें चुनावी हिंदू बताया है। भाजपा ने लिखा, जो 10 साल से इमामों को सैलरी बांटता रहा,
जो खुद और उनके नानी प्रभु श्री राम का मंदिर बनने से खुश नहीं थे, जिसने मंदिर और गुरुद्वारों के बाहर शराब के ठेके खोले, जिसकी पूरी राजनीति हिंदू विरोधी रही, उसे अब चुनाव आते ही पुजारियों और ग्रंथियों की याद आई। जिस पर जवाब में केजरीवाल ने कहा कि जब से पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की घोषणा हुई है, भाजपा वाले मुझे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। क्या मुझे गाली देने से देश का फायदा होगा? आपकी 20 राज्यों की सरकार है, गुजरात में तो आपकी 30 साल से सरकार है। अभी तक आपने वहां पुजारियों और ग्रंथियों का सम्मान क्यों नहीं किया? चलो अब ही कर दो, मैंने अब सबको रास्ता दिखा दिया है, मुझे गालियां क्यों देते हो? आज जो योजना का मैं ऐलान करने जा रहा हूँ, इस योजना का नाम है पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले लोगों को पूजा करवाने वाले पुजारियों को और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। हम जानते हैं कि किस तरह से एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हमारे घर में शादी हो, बच्चे का बर्थडे हो, कोई भी खुशी का मौका हो या कोई मौत हो जाए या कोई गम का मौका हो, हर वक्त पुजारी हमारे साथ होता है, हमारे को उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करता है, भगवान की पूजा कराता है हमें। ये वो तबका है जिसने सदियों से हमारी परंपराओं, हमारे रीति रिवाजों, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी इसने आगे बढ़ाया है, हमारी संस्कारों को, हमारी रीति रिवाजों को, हमारे परंपराओं को। लेकिन इसने कभी भी अपने परिवार की तरफ ध्यान नहीं दिया और कभी भी हम लोगों ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। आज इस योजना के जरिए इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूंगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। यह देश में पहली बार हो रहा है। आज तक कभी किसी पार्टी, किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। ये पहली बार हो रहा है। जैसे दिल्ली में हमने कई काम पहली बार किए, स्कूल अच्छे किए, पहली बार किए, अस्पताल अच्छे किए, पहली बार किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करी, पहली बार करी। ऐसे ये पहली बार हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारें भी इससे सीख के अपने अपने राज्यों के अंदर पुजारियों और ग्रंथियों के सम्मान के लिए ऐसी योजनाएं लागू करेंगी। इस योजना का कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा। कल इस योजना का रजिस्ट्रेशन एक तरह से शुभारंभ करने के लिए मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर जाऊंगा और वहाँ के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करके आऊँगा और उसके बाद दिल्ली के सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में हमारे एमएलएज, हमारे कैंडिडेट्स, हमारे कार्यकर्ता पुजारियों का और ग्रंथियों का रजिस्ट्रेशन कल से फिर मेरे आरंभ करने के बाद पूरे दिल्ली के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है, जैसे उन्होंने पुलिस भेज के फर्जी केस करके महिला सम्मान को रोकने की कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाए, हुआ रजिस्ट्रेशन, हो रहा है रजिस्ट्रेशन। उन्होंने संजीवनी योजना रोकने की कोशिश की, रोक नहीं पाए। इस तरह से ये कम से कम पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को रोकने की कोशिश ना करें, बहुत पाप लगेगा। ITMSLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने छात्रों को सिर्फ शिक्षा ना दे बल्कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे। उसी के साथ साथ उनमें कला, क्रिएटिविटी, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से उन छात्रों को समझाया जाता है। इसी के चलते ITMSLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में
टेराकोटा स्कल्पचर कैंप का आयोजन किया गया था, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में चला था और इन 40 दिनों के भीतर 37 मूर्तियों को तैयार किया गया। यहाँ पर तमिलनाडु के प्रतिष्ठित देवता आयनार की मूर्तियों को बनाया गया है और उनके साथ में उनके प्रिय दरबार को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें 5 फीट से लेकर 14 फीट तक की हर तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जिसमें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आयनार देवता की मूर्ति बनाई गई है और इन्हीं के साथ में यहाँ पर 37 मूर्तियाँ उनके दरबार के तौर पर दर्शाई गई हैं। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर 2024 से 28 दिसंबर तक टेराकोटा स्कल्पचर कैंप का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के 11 पारंपरिक मिट्टी कारीगरों ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व ठनगैया वेलार ने किया, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कलाकार भारत के कई संग्रहालयों के अलावा जापान, फ्रांस और कोरिया समेत 12 देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। टेराकोटा आर्ट मिट्टी से बनने वाला एक प्राचीन कला रूप है, जिसमें प्राकृतिक मिट्टी का उपयोग करके विभिन्न वस्तुएं और कलाकृतियां तैयार की जाती हैं। टेराकोटा शब्द का अर्थ है बेक्ड अर्थ, यानी पकाई हुई मिट्टी। इसे आकार देकर, सुखाकर और भट्टी में पकाकर तैयार किया जाता है। टेराकोटा आर्ट की यह सुंदर कला ITM यूनिवर्सिटी में दिखाई दी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि एवं कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला थे, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को ऊर्जावान एवं यादगार बना दिया। इस तरह के कार्यक्रम हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारे भारत में कितने तरह की कलाकारियाँ हैं, कितने तरह की पारंपरिक चीज़ें हैं, जिसके बारे में हमें आज भी नहीं पता है। इस खास मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर प्रयाग शुक्ला जी मौजूद रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ITM की तरफ से ये जो कोशिश है टेराकोटा जो स्कल्पचर्स हैं वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले इस कोशिश के बारे में उनका क्या कहना है? ये बहुत सुंदर कोशिश है, बल्कि इसको मैं कोशिश भी नहीं कहूँगा, ये बहुत सुंदर तरीके से की गई एक अर्चना है। वो खाली इनकी नहीं, आयनार देवी देवताओं की स्वयं कला की, क्योंकि कला का बीज एक ही है। अभी रमाशंकर जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि जो आधुनिक समकालीन है और ये जो लोक और आदिवासी कला है, परंपरागत कलाएँ हैं, इनमें हम कोई भेद न करें। अक्सर हम भेद करने लगते हैं कि जैसे वो आज का जो है आधुनिक है, समकालीन हो, कुछ बड़ा है, उसको बड़ी जगह दे देते हैं और उनको कुछ पिछड़ा सा मान लेते हैं। ये आगे हैं, ये पहले के हैं, ये परंपरा है, ये सृजन है वास्तविक। तो ये जो कोशिश यहाँ हो रही है, जो भी नाम उसको आप दें, उद्यम हो रहा है, कोशिश हो रही है, अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा इन गुड सेंस ऑफ द टर्म, वो बहुत सुंदर चीज़ है। आप कवि भी हैं, कला प्रेमी भी हैं, तो इस मौके पे अगर कला के चलते कुछ 2 पंक्तियां अगर आप कहना चाहें तो। कला की तरफ से तो कला पर लिखता रहा हूँ, 60 साल हो गए, कला देखता रहा हूँ देश दुनिया में। हमारे जिनसे हमने बहुत सीखा है, स्वामीनाथन जी का एक इंटरव्यू किया था, उन्हीं की बात कह देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि कला और प्रकृति का संबंध क्या है। अब बहुत गहरा सवाल है। इसका जो उन्होंने उत्तर दिया है वो सुनकर आप चकित नहीं होगे, आप खुश हो जाओगे कि अच्छा हाँ, ये तो उत्तर हमको मालूम था, लेकिन इस तरह से नहीं मालूम था। उन्होंने कहा अगर प्रकृति कला के आईने में के सामने खड़ी हो जाएगी तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब वहाँ का बना हुआ पेड़ कुछ और लगेगा कलाकार के हाथों का, वहाँ जो कुछ भी बना होगा प्रकृति में नहीं होगा। हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। अब ये देखिए मनुष्य आकृतियों से मिलते जुलते, लेकिन ये अलग हैं। इतनी सुंदर बात है, कला ही ये कर सकती है। अगर ये सृष्टि किसी की है जो कि है, वैसे कलाकार की सृष्टि भी है जो केवल उसी की है। मुख्य अतिथि प्रयाग शुक्ला सहित यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कनुप्रिया सिंह राठौड़, वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौड़, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के फाउंडर रमाशंकर सिंह, आर्ट क्यूरेटर मुश्ताक खान सहित कला प्रेमी उपस्थित रहे।
अब हम जुड़ते हैं रविंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो ITM के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनसे जानते हैं कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के पीछे की क्या वजह थी। यूँ तो कह दिया गया है कि कला की सराहना हमें करनी है, लेकिन पर्टिकुलरली टेराकोटा आर्ट को लोगों तक पहुंचाना, इसके पीछे क्या खास कारण था सर? ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है तो एग्रीकल्चर से हमने स्टार्ट किया, लेकिन जब स्टोरेज की बात आई तो स्टोरेज किस में होगा? स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इकाई में होगा। तो एंड इवन फॉर ट्रेडिंग पर्पस ऑल्सो, व्यापार के लिए भी। तो उस समय तो ब्रोंज और गोल्ड का कोई इन्वेंशन, आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय के जो लोग थे उस पीरियड के, तो उन्होंने टेराकोटा को ही चुना, मिट्टी को ही चुना, क्योंकि आग थी और मिट्टी थी। तो उस बेसिस पे मिट्टी को लेके उन्होंने स्टोरेज, उसका ट्रेड कम्युनिकेशन, उनका वाटर का स्टोरेज, ये सब वहाँ से शुरू हुआ। ये इंजीनियरिंग कैंपस है, प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ रन होते हैं, लेकिन हमारी शुरू से कोशिश रही है कि हम अपने बच्चों को आर्ट के बारे में बताएं, और स्पेशली इंडियन आर्ट के बारे में बताएं। पर्पस वही है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि आर्ट क्या है, और वो जिस भी प्रोफेशन में जाए वो उस प्रोफेशन में एक मुकाम तक पहुँचे, और दूसरा एक अच्छे ह्यूमन बींग बने, रेस्पेक्ट करे आर्ट को। यहाँ करीब जैसे मैंने आपको बताया 3000 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं और करीब 100 के आसपास स्कल्पचर्स हैं, लेकिन मुझे आज तक कहीं भी स्क्रिबिंग नहीं दिखी है, जैसा हम अपने पुराने पैलेसेस में देखते हैं, XYZ, I love you, जो भी वो मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। बिकॉज जब ये बनता है तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो बच्चे समझते हैं, देखते हैं, और वो आर्ट के प्रति रेस्पेक्ट डेवलप करते हैं। और यही पर्पस है हमारा कि हम यहाँ पे बुला के, आर्टिस्ट को बुला के ये कैंप करवाएं। हर कला के अलग अलग महत्व होते हैं और हर कला अपने अपने तरह से खास होती है। टेराकोटा आर्ट किस तरह से खास है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अब इसे भी जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि इन मूर्तियों को महज 40 दिनों में तैयार किया गया था, तो इन मूर्तियों में क्या खास है जो बाकी कलाओं से अलग है, वो भी अब हम जान लेते हैं। देखिए, जो टेराकोटा कला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम कलाओं में से एक है, मिट्टी में से बनाना। टेराकोटा का मतलब होता है कि जब कच्ची मिट्टी को, बनाई हुई चीज़ों को जब हम भट्टी में 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाते हैं, उसके बाद वो टेराकोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी स्थायी हो जाती हैं। ये अगर हम देखें तो मानव की सबसे प्राचीनतम कलाओं में से एक कला है। यदि जैसा मैंने पहले भी कहा था, इतिहास में हम देखें तो अधिकांश सभ्यताओं के जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो टेराकोटा के रूप में हमको मिलते हैं। और ये जो कला है, इसमें विज्ञान और कला दोनों का ही संगम है, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्निक है वो विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार तमिलनाडु के जो कुम्हार हैं वो भी इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं। ये मूर्तियाँ इस मायने में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इतने बड़े आकार की जो मूर्तियाँ हैं वो किसी और प्रदेश में, भारत में नहीं बनाई जाती हैं। आपने देखेंगे तो आपने चाइना की टेराकोटा आर्मी के बारे में सुना होगा, जो हमको ज़मीन के अंदर से मिलती है, लाइफ साइज जिसमें स्कल्पचर है। लेकिन भारत में कहीं लाइफ साइज स्कल्पचर या उससे लाइफ से बड़े साइज़ के स्कल्पचर बनाए जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस मामले में ये कैंप और ये मूर्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यहाँ पर मानव और मानव से बड़े आकार की मूर्तियों से लोगों का साक्षात्कार हो रहा है। टेराकोटा आर्ट एक पारंपरिक कला है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, और जिसके चलते ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने ये एक कोशिश की है कि इस कला को लोगों तक अब पहुंचाया जाए, इस कला का महत्व लोगों तक समझाया जाए। और इसी तरह हम भी वडोदरा और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए VNM TV के साथ। गुजरात सरकार की बिन आयोग स्वरोजगार योजना पर कांग्रेस के प्रवक्ता पार्थिव राज कठवाड़िया ने कड़े प्रहार किए हैं। एक तरफ तो गुजरात राज्य में रोजगारीना नामे सरकार गुलबांगो पुकारे, पण ज्यारे जमीन पर सत्य जोवा जईए तो तेनाथी विपरीत होय। गुजरात राज्य में वर्ष 2024 में गुजरात राज्यना बिन अनामत आयोग द्वारा જે સ્વરોજગાર લોન યોજના છે, આજે
2024નું વર્ષ પૂર્ણ થાય છે, જેની જાહેરાત વર્ષની શરૂઆતમાં થવી જોઈએ, તે જાહેરાત પણ આજે વર્ષ પૂરું થયું છતાં પણ સરકાર કરી નથી શકતી. વર્ષ 2023ના યુવાનો જે લોકોએ આ લોનની અરજી કરી હતી, એવી 4447 અરજીઓ વર્ષ 2023માં આવી હતી. સરકારનો પોતાનો લક્ષ્યાંક 2500નો હતો, પણ સરકાર ત્યાં પણ યુવાનોને રોજગારી માટે લોન ઉપલબ્ધ કરાવી શકી. માત્ર 971, એટલે કે એમનો જે સરકારનો લક્ષ્યાંક હતો તેના 50% પણ નહીં. તે પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત રાજ્યના યુવાનો જ્યારે બેરોજગારીથી ત્રસ્ત છે, આખું વર્ષ નીકળી જાય અને સરકારની પોતાની યોજના છે કે જેમાં સ્વરોજગાર માટે 1.5 લાખ રૂપિયાથી 10 લાખ રૂપિયા સુધીની ઓછા વ્યાજદરની લોન એ ગુજરાતના લોકો માટે ફાળવવામાં આવે, પણ આખું વર્ષ વીતી જાય છતાં પણ તેની જાહેરાત ના આવે. ગુજરાતના એ હજારો યુવાનો પોતાની સ્વરોજગારી માટે, પોતાના પગ ઉપર આત્મનિર્ભર થઈ શકે તેના માટે આ લોન માટેની જાહેરાતની રાહ જોઈ રહ્યા છે. સરકાર નક્કી કરે કે આ યોજના શું સરકારે બંધ કરી દીધી છે, કાં તો સરકાર પાસે પૈસા નથી, અને કાં તો સરકાર બહાર આવે, બિન અનામત આયોગના અધિકારીઓ બહાર આવે અને જાહેરાત આપે કે આ યોજનાની જાહેરાત, સ્વરોજગાર લોનની જાહેરાત, જેની હજારો ગુજરાતના બિન અનામત સમુદાયના યુવાનો રાહ જોઈ રહ્યા છે, એ योजना जाहिरात क्यारे थवानी है। गुजरात के वडोदरा में सर्दियों के मौसम में चोरी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसा ही एक मामला दिवालीपुरा में सामने आया है। वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में लगातार 2 दिनों से चोरी की घटनाएं घट रही हैं। दिवालीपुरा के अशोकनगर में लगातार 2 दिनों से हो रही चोरी के चलते यहां के लोगों में डर का माहौल देखने मिल रहा है। बीती रात हुई चोरी में एक बुजुर्ग के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए पलंग में छुपाए हुए पैसे और भगवान की प्रतिमा लेकर चोर फरार हो गए। वडोदरा में पुलिस पेट्रोलिंग के अभाव में हो रही चोरी की घटनाओं से नागरिकों में दहशत का माहौल बन गया है। જૂના પાદરા રોડ વિસ્તાર છે, અશોકનગર સોસાયટી છે અને તેમાં હું મંદાકિની બેન મોહનભાઈ રહું છું, એકલી રહું છું। અમે સોમનાથ મંદિરે દર્શન કરવા ગયા હતા, ત્યાંથી આવ્યા તો અમારા ભાનુબેન કરીને એમના ઘેર ચોરી થઈ। ત્યાર પછી એમના ઘેર હું સુવા ગઈ અને સવારમાં આવીને અમારા જમાઈ ખરા સંજય કુમાર કે બા તો જાળી ખુલ્લી મૂકીને જતા નથી, કઈ તો જાળી ખુલ્લી કેમ છે? બધા મને 5:30 બોલાવા આવ્યા કે બા તમારું ઘર ખુલ્લું છે। આવીને જોયું તો બધું તમે જોયું ને એ પ્રમાણે બધું ગયું। હા, અશોકનગર સોસાયટી દિવાળીપુરા વિસ્તારમાં આવેલી છે। એમાં સળંગ 2-3 દિવસની અંદર સળંગ ચોરી કરીને ગયા છે ચોરો, અને પોલીસ પણ આવીને જોઈને ગઈ છે। પરંતુ હવે બીજા જે રહેવાસી છે ને બધા એમને બીક બેસી ગઈ છે કે હવે 2 તો થઈ, હજુ ને આ અઠવાડિયાની અંદર જ 2 થઈ ગઈ, 1 લાખ 1.5 લાખ 2 દિવસમાં। અને આ એટલું કોઈ જાણ ભેદું છે કે એને એટલી બી ખબર છે કે આ માસી જે છે એ બાજુમાં સુવા ગયા છે, એટલી બી ખબર છે। એટલે આ ચોરો જે છે ને તે બહુ જ એક્સપર્ટ છે અને કોઈ જાણ ભેદું જ છે। એટલે આ ચોરી, અને બીજું શું છે કે કૂતરા ભસે ત્યારે ઉઠે તે પેલા આ લોકો કરીને જતા રહે છે, અને હવે તો ત્યાં સુધી કે તાળા તોડ્યા અને બધું કાપવાનું બી સાધનો લઈને આવતા છે। પોલીસ સ્ટેશનમાં પેટ્રોલિંગ થાય છે, પણ આ જે ડિટેલિંગ અહીંયા થવું જોઈએ ને કે અહીંયા કાલે અહીંયા હમણાં બી બધું ચેક કરીને ગયા, ફોટો પાડીને ગયા, વિડીયો ઉતારીને ગયા, પણ એમથી આગળ કઈ કાર્યવાહી થતી નથી। એટલે ડિટેલમાં થાય ને તો ચોરોને બીક લાગે, પણ ચોરોને ખબર છે કે બહુ કઈ એમાં ફોકસ આપવાના નથી। એની અંદર ડિટેલમાં તરત જ એક્શન લેવાય ને તો આની અંદર કઈ સુધારો વધારો થાય। गुजरात के वडोदरा में वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा
फिर एक बार स्प्रेड अ स्माइल कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। वडोदरा में सामाजिक संस्था वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन द्वारा 12वीं वार्षिक स्प्रेड स्माइल कैंपेन सेलिब्रेट किया गया। लेट्स मेक इट स्पेशल की थीम पर इसे 3 चरण में सेलिब्रेट करते हुए अवेयरनेस फैलाई गई। तीसरे चरण में मानसिक और शारीरिक क्षतिग्रस्त बच्चों के लिए नाटक की प्रस्तुति के जरिए डिजिटल मीडिया के चलते संबंधों में आ रही कमी पर जागरूकता फैलाई गई। पहले चरण में कमाठी बाग में कई लोगों को स्माइली देकर मानसिक बीमारियों के प्रति अवेयर किया गया। वहीं दूसरे चरण में सड़कों पर रहने वाले बच्चों को स्वच्छता किट का वितरण कर स्वच्छता के बारे में जागरूक किया गया। हर साल दिसंबर महीने में यह कैंपेन सेलिब्रेट किया जाता है और समाज के विशेष तबके को शामिल किया जाता है। कार्यक्रम का आयोजन वर्ल्ड हीलिंग सोसाइटी फाउंडेशन की फाउंडर डॉक्टर अर्पिता चटर्जी, अध्यक्ष डॉक्टर रोनी दूधवाला समेत के पदाधिकारी और सदस्यों द्वारा किया गया। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात के वडोदरा में पुलिस द्वारा 13 तुझको अर्पण कार्यक्रम के तहत सभी को मोबाइल और जेवर लौटाए गए। गुजरात में 13 तुझको अर्पण अंतर्गत विशेष मुहिम पुलिस द्वारा चलाई जा रही है। इसी के तहत घर के अंदर से चोरी हुए जेवर और मोबाइल मालिकों को लौटाए गए। सन 1951 से चोरी हुए मुद्दामाल को कोर्ट के आदेश के बाद डीसीपी जोन 1 जूली कोठिया के हाथों मालिकों को सौंपे गए हैं। हाँ, આજરોજ જવાહરનગર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે મહેરબાન ડીજીપી સાહેબની સૂચના મુજબ ડીસીપી સાહેબના ગાઈડન્સ હેઠળ 13 તુझको અર્પણ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેની અંદર મોબાઈલ જે ખોવાઈ ગયેલા હોય લોકોના એ અને એ સિવાય
એવો મુદ્દામાલ કે જે એમને ત્યાંથી ચોરી થયેલો છે અથવા કોઈ બનાવની અંદર એમને ત્યાંથી ગયેલો છે એ 1991ની સાલથી આજ દિન સુધીના જેના કોર્ટના હુકમ મળી ગયા છે એ તમામ કોર્ટના હુકમો મેળવી અને મુદ્દામાલ લગભગ આશરે 3,07,113 રૂપીઝનો મુદ્દામાલ છે એમને પરત આપવામાં આવેલ છે. મોબાઈલ પણ એમને પરત આપવામાં આવે છે જે લોકોના પડી ગયેલા હોય એ, અને લોકો તરફથી પોલીસની જે આ કામગીરી છે એની ખૂબ સરાहना મેળવેલ છે. गुजरात के अमरेली के एक गांव में पति ने ही पत्नी की निर्मम हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया. अमरेली के बाबरियाधार गांव में 25 फीट गहरे कुएं से एक महिला का शव बरामद हुआ था. इस मामले की जांच में राजूला पुलिस ने मृतक महिला के पति को ही गिरफ्तार किया है, जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर उसे कुएं में फेंक दिया था. राजूला पुलिस ने हत्यारे पति भावेश परमार को गिरफ्तार कर जांच शुरू की है. આજે ગુમ થનાર સોનલબેન છે એમની માતાએ એની ગુમની જાહેરાત કરી હતી અને ત્યારબાદ અત્રેના લોકલ પોલીસ અને એએસપી સાવરકુંડલા ડિવિઝનનાઓએ બહુ તાત્કાલિક આની ગંભીરતા લઈને તપાસ ગતિમાન કર્યો હતો અને આ તપાસ દરમિયાન એવી એક હકીકત જાણવા મળી કે અમે કાયદાકીય ભાષામાં જેને લાસ્ટ સીન ટુગેધર છેલ્લે એ સોનલબેન જે હતી એ કોના જોડે દેખાઈ હતી એ કડી મળતા એ જે આ ગુનાના આરોપી છે હાલ જેની આરોપી તરીકે અમે ગુના ડિટેક્ટ કરેલા છે એના જોડે એ છેલ્લે જોવા મળી હતી. એ આરોપી જે છે એના ભૂતકાળમાં એક લગ્ન થયેલા છે બીજા સ્ત્રી જોડે અને એ જે ભોગ બનનાર સોનલબેન છે એ એની પ્રેમિકા હતી અને એ એમના જોડે રહેતો હતો. ગયા ઓક્ટોબર મહિનાના 7મી તારીખે એ લોકો બંને સાથે હતા અને અમે એ જ્યારે બંને સાથે હતા ત્યારે એને જે વાહન યુઝ કર્યો હતો એ વાહન માલિકની પણ પૂછપરછ કરેલ છે અને એ વાહન માલિકના પૂછપરછમાં પણ અગત્યના પુરાવા મળેલ હતા કે આ જે વાહન લઈ ગયો હતો એ વ્યક્તિએ જે તે વખતે વાહન લેતા વખતે એની કોઈ ડખો થયો હતો અને તે બાબતે પોલીસે ઢબે પૂછપરછ કરતા આ કામના આરોપી બાબતની કબૂલી પણ આપેલ છે. બનાવમાં જે આરોપી છે એ બાબરિયાધાર ગામની જે સીમ છે ત્યાં સીમમાં પોતે ખેતીવાડીનું કામ કરતો હતો અને ત્યાં આવવાવાળી જગ્યાએ એની જે પ્રેમિકા છે સોનલબેન એની લઈ ગયેલ હતો અને એક પૂર્વ નિયોજિત પ્લાન ઘડાવીને પોતાના સાથે કુલ્હાડી પણ લઈ ગયો હતો અને ત્યાં આ જે સોનલબેન છે એની પ્રેમિકા અને એની જે પહેલા કાયદેસર પત્ની છે સંગીતાબેન અને એ પોતે આ ત્રણેયની એના પ્રાપંચિક સાંસારિક જીવનમાં જે ઝઘડા થતા હતા તે બાબતે એ ત્રાસી ગયો હતો અને એના ભાગરૂપે એને એવું નક્કી કર્યું હતું કે આપણે આ સોનલબેનનો નિકાલ કરવો જોઈએ અને આ સીમમાં એને સોનલબેનને કુલાડીના ધારથી મારી નાખેલો હતો અને માર્યા પછી પુરાવા નાશ કરવા હેતુથી ત્યાં નદી તટના સીમમાં જે કૂવો છે એ કૂવામાં એની બોડી ફેંકી દેવામાં આવેલ હતી અને એ બોડી કોઈ અવર જવર કરે અથવા બીજા અન્ય વ્યક્તિને ના જોવા મળે તે માટે ત્યાંના ઝાડી ઝાકરા આ કૂવા ઉપર ફેંકી દીધા હતા. સાથે સાથે એ કુલાડી એને છુપાવીને રાખી હતી. ભોગ બનનારના જે કપડાં છે એ કપડાં પણ એને પુરાવા નાશ કરેલા છે તે બાબતની કલમ પણ અમે ઉમેરા કરેલ છે. उत्तर प्रदेश के अयोध्या में साल के आखिरी दिन रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. 2024 के साल का आज आखिरी दिन और नए साल की कल से शुरुआत. इस खास मौके पर अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हुआ है. भगवान राम की नगरी हर तरफ से भक्तों के सैलाब से सरोबार है. रामलला के भव्य मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ अयोध्या में देखी जा रही है. हनुमानगढ़ी मंदिर हो या राम जन्मभूमि, हर जगह श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है. हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की कतारें मंदिर से लेकर राज सदन श्रृंगार हाट तक पहुंच गई है. वहीं राम जन्मभूमि पर भी दर्शन के लिए भक्तों को करीब 2 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है. दर्शन तो बहुत अच्छा हुआ. मंदिर का मतलब कि बहुत अच्छा हम लोगों को लगा यहाँ आने से. हनुमान जी से मांगा कि परिवार को सुखी शांति रखो, सबको खुशहाल रखो. आपके शरण में आए हैं, सबको सुखी शांति रखो, उनका आशीर्वाद बनाए रखो. अयोध्या आके बहुत अच्छा लग रही है और हम लोग बंगाल से आई है तो अभी सुबह हम ट्रेन से उतरे हैं तो अभी देखते हैं पूरा अयोध्या अभी नहीं देखे घूम के. पहले यही हमारा डेस्टिनेशन है.
श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस ने भी चाक चौबंद व्यवस्था तैनात की है। भक्तों की भीड़ पर नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिस पर अयोध्या के एसएसपी राजकरण नैयर ने जानकारी दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, जनपद अयोध्या जी में काफी संख्या में श्रद्धालुगण आ रहे हैं। इसी के दृष्टिगत मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त हुआ, जिनको लेकर के हमारे द्वारा एक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई, जिसमें मेनली हमारी सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर फोकस किया गया। सभी उनमें हमारे सीनियर राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि सुगमता पूर्वक सब दर्शन कर सके। देखिए, इसके लिए ऑलरेडी मुख्यालय स्तर पे हर लेवल पे इसके संबंध में मीटिंग होकर के समन्वय बैठक हुई है। काफी भारी संख्या में हम लोगों की एक्सपेक्टेशन है, जो श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे उनका सुगमता पूर्वक दर्शन हो। उसके लिए क्षेत्र को विभिन्न सेक्टर्स और जोन में बांट करके सीनियर राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटीज लगाई गई। गुजरात के अमरेली के बगसरा में नगरपालिका द्वारा बढ़ाए गए टैक्स के खिलाफ बंद रखकर विरोध किया गया। अमरेली की बगसरा नगर पालिका द्वारा टैक्स में बढ़ोतरी की गई है, जिसके खिलाफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज 31 दिसंबर को बंद का ऐलान किया है। इस बंद का विभिन्न संस्थाओं ने भी समर्थन किया है। व्यापारियों ने आज संस्थाओं और दुकानों को बंद रखकर टैक्स बढ़ोतरी का विरोध किया है। નગરપાલિકાએ તાજેતરમાં 700 રૂપિયાનો વેરો વધાર્યો છે। નગરપાલિકા અવારનવાર વેરા વધારી રહ્યા છે। બગસરાનો વેપાર તૂટી ગયો છે। અગાઉ 100 ગામનું હટાણું હતું, આજે વેપાર તૂટી ગયો છે। બગસરામાં કોઈ રોજગાર ધંધા નથી। બગસરાની સ્થિતિ નબળી છે। આવા સંજોગોમાં દિન પ્રતિદિન નગરપાલિકા નવા વેરા બગસરાની પ્રજા ઉપર ઠોકે છે, એ ખરેખર અન્યાયની વાત કરાય। નગરપાલિકા એક જ આ ઠરાવ જે કર્યો છે એ રદ કરી શકે, બાકી સરકારમાં રજૂઆત કરો, કલેક્ટર સાહેબમાં રજૂઆત કરો, પ્રાંત સાહેબમાં રજૂઆત કરો, એમને કોઈ આ વેરા રદ કરવાનો અધિકાર નથી। માત્ર ને માત્ર નગરપાલિકા જ આ વેરા રદ કરી શકે। મારું એવું માનવું છે કે નગરપાલિકાના સભ્યોના ઘરે બધાએ રોજ 1-1 કલાક રામધૂન બોલાવવી જોઈએ અને સભ્યોને પરિવર્તન લાવવું જોઈએ। ડોસી મરી જાય એનો વાંધો નહીં, જમ ખોડા પડી જશે। બગસરાની અંદર આ વેરા અસહ્ય છે। બગસરાની પ્રજા આ સ્થિતિમાં આવા વેરા સહન કરી એવી શક્તિ નથી। નગરપાલિકાના સત્તાધીશો સત્તાના મૂડની અંદર બેસીને આવું બધું કરે છે। માનનીય ધારાસભ્યશ્રીએ પણ આ બાબતમાં અમને મદદ કરવી જોઈએ। આજ સુધી એમને કોઈ મદદ નથી કરી, એ બગસરા માટે દુઃખદની વાત છે। 2025 के वर्ष का वेलकम करने के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट गुजरात के सफेद रेगिस्तान कच्छ में पहुंच गए हैं। गुजरात में न्यू ईयर से पहले विंटर ब्रेक के चलते साल 2024 को अलविदा कहने और 2025 को वेलकम करने के लिए बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट प्लेस पर पहुंच गए हैं। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है कच्छ का सफेद रेगिस्तान, जहां 2025 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कच्छ के रण उत्सव में मेले जैसा माहौल देखने मिल रहा है। कच्छ में सफेद रेगिस्तान की खूबसूरती देखने के लिए गुजरात राज्य के साथ साथ अन्य राज्य और देश विदेश के लोग पहुंचे हुए हैं। कच्छ के धोरडो गांव के पिछले साल यूनेस्को ने बेस्ट टूरिज्म विलेज में शामिल किया गया है। यहाँ सफेद रण में टेंट सिटी में आयोजित होने वाला रण उत्सव पर्यटकों को काफी लुभाता है। 2025 का वेलकम करने के लिए यहाँ टेंट सिटी प्रबंधन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं रोड टू हेवन देखने के लिए भी भारी संख्या में लोग कच्छ पहुंच रहे हैं। धोलावीरा भी बहुत अच्छा लगा। और ये मैंने इस तरह का समंदर, मतलब नमक का समंदर सुना था उसके बारे में, लेकिन देख के इतना अच्छा लगा, इतना आनंदित लगा। आते आते हम धोलावीरा गए थे तो इतना ताजा ताजा नमक था, मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड और बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आके। अब लग गया कि दिन बन गया, सच में बहुत अच्छा था। मुझे लगता है कच्छ तो दुनिया से ही अलग है। दुनिया में इस तरह का रण कोई है ही नहीं। इंडिया छोड़ के दुनिया भर के लोगों को यहाँ आना चाहिए, एक बार ये चीज को जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। हम लोग पूरा गुजरात टूरिज्म कर करके आ रहे हैं और पहली बार ही आ रहे हैं यहाँ पे। एकदम स्नो टाइप फीलिंग आ रही है, बहुत ही बढ़िया। और मतलब फोटोज भी ऐसी आ रही है कि स्नो, मतलब मेरे को बहुत ही, मैं माउंटेन पर्सन हूँ, मैं नहीं हूँ बीच वाली पर्सन, लेकिन यहाँ पे आके बहुत ही अमेजिंग सा लग रहा है। और कल भी हम लोग आने का प्लान कर रहे हैं, 1 डे ट्रिप था, लेकिन इतना ब्यूटीफुल है, इतना
मेस्मराइजिंग है कि कल वापस आने का मतलब सनसेट अभी देख रहे हैं, कल मॉर्निंग में फिर से सनराइज भी देखेंगे। तो और जैसा वीडियोस में दिखता है उससे और बहुत ज्यादा सुंदर है। उससे बताना मस्ट एक्सपीरियंस, मतलब मस्ट हैव एक्सपीरियंस है। कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत के प्रस्ताव के चलते सिद्धपुर के 47 गांव के तालाब भरने को मंजूरी मिली है। सिद्धपुर तालुका के 47 गांव के तालाब नर्मदा डैम के पानी से भरने के लिए डिंडरोल से मुकेश्वर डैम तक की पाइपलाइन डाले जाने के लिए मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री ने 126.65 करोड़ की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है, जिससे यहां के किसानों की सिंचाई की समस्या हल होगी। 47 तालाब के साथ साथ उमरदसी नदी पर बनाया गया चेक डैम भी भरा जाएगा, जिससे आसपास का भूगर्भ जल भी ऊंचा आएगा और खेती में फायदा होगा। भावनगर के 10 स्केटर स्केटिंग करते करते सोमनाथ के दर्शन के लिए निकले हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। भावनगर लायंस स्केटिंग क्लब के 10 स्केटर भावनगर से सोमनाथ तक की 285 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा पर निकले। इन सभी ने युवाओं को खेल गतिविधियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हुए इस यात्रा को संपन्न किया। इस दौरान उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल रहे, जिन्होंने स्केटिंग करते करते भावनगर से सोमनाथ तक की स्केटिंग यात्रा कर सोमनाथ दादा के दर्शन किए। અમે ભાવનગરથી સોમનાથ સુધી સ્કેટિંગ યાત્રાનું આયોજન કરેલું છે, જેમાં અમારા 10 બાળકો જોડાણા છે। એમના વાલીઓ પણ અમારી સાથે પહેલેથી છેલ્લે સુધી સહકાર આપેલો છે। બાળકોની કેર કરે છે, બાળકો પાછળ મહેનત કરે છે કે બાળકો આ જમાનામાં આટલું જે સાહસ કરવું એ એક અઘરી વસ્તુ છે। અને આ સ્કેટિંગ યાત્રા પાછળનો અમારો હેતુ છે કે બાળકો સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યેની અવેરનેસ મળે અને આજના જમાનામાં બાળકો જે મોબાઈલ ની પાછળ પડેલા છે એ મોબાઈલમાંથી નીકળી અને સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યે પોતાની કારકિર્દી બનાવે અને આપણા દેશનું નામ રોશન કરે। આ પહેલા પણ અમે ભાવનગરથી ભગુડા અને ભાવનગરથી સાળંગપુર સુધીની સ્કેટિંગ યાત્રા પૂર્ણ કરેલ છે અને આ 282 કિલોમીટરનું અંતર આજરોજ અમે સોમનાથ સુધી પૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। આ સ્કેટિંગ યાત્રા પાછળનો અમારો હેતુ એ જ છે કે આજનો યુવા વર્ગ વ્યસન મુક્ત બને તેમજ સ્પોર્ટ્સ પ્રત્યે આગળ વધે, એ અમારો મુખ્ય હેતુ છે। આ સ્કેટિંગ યાત્રામાં અમે 5 વર્ષથી લઈને 18 વર્ષ સુધીના બાળકો જોડાયેલા છીએ અને 3 દિવસની અંદર અમે આ 285 કિલોમીટરની સ્કેટિંગ यात्रा पूर्ण करवाना चाहिए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बारिश की वजह से मंडी में लहसुन बेचने आए किसानों की फसल बर्बाद हो गई। फसल में बड़ी नुकसानी के बाद सीजन की फसल से किसानों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और ओले गिरे हैं, जिसके चलते किसानों की इन उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अधिक बारिश के साथ ओले गिरने से फसल में 35 से 40% तक का नुकसान हुआ है। वहीं मंडी में फसल बेचने आए किसानों की फसल बारिश में भीगकर खराब हो गई है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में भी आंधी और ओले के चलते खेतों में बड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। मैं लहसुन लेके मंदसौर मंडी में पहुंचा था कल, और मंदसौर मंडी में लहसुन ढोल में डाली थी। ढोल में पानी आने के कारण मेरी लहसुन सब गीली भी हो गई। व्यापारी ने लिया भी था 22,900 के भाव, कैंसिल भी हो गया। उसके बाद में सब गीला हो गया माल, तो माल आधा भी नहीं गया, थोड़ा बीने भी गयो, पानी भी ज्यादा गिरो। नुकसान तो कोई भरपाई नहीं करेगा, तो नुकसान तो हुआ सर कुल मिला के। मंडी टैक्स भी ले रही है, टैक्स लेने के बाद में काम व्यवस्था पूरी करनी चाहिए। मंडी वाले के ढूंढ कर छाया में देख के डाल दिया हमने सर कि भाई छाया में तो माल गिला नहीं हो सकता है। अचानक बारिश हो गई। आज अपन तो आज पहली बार आए, उसके बाद में पहली तो दलोदा गए थे, 5 बार पहले भी हो चुका है। वो पहली किसी का होगा सर, अपनी पूरी जानकारी नहीं उसकी, बाकी अपनी भी जानकारी है, अभी पहली जानकारी। ये लहसुन 22,000 बिकी थी, पानी गिरने की वजह से 2 कुंटल लहसुन नीचे नहीं सकी, वेस्ट हो गई, खराब हो गई। वो माल नहीं लिया ऊपर से, नीचे ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला नहीं लिया है, ये खराब हो गया। ये माल 5-7 हजार रुपये कुंटल का रह गया। नीचे से ऊंचा छपरे, ऊपर से नीचे बेग के आया, पानी घुस गया। उस साइड से ऊंचा है, उस साइड से नीचे पानी भरा, ऐसा पूरी मंडी में नीचे पानी भरा गया है। नीचे से नीचे, वहां से ऊंचा, इससे नीचे होगा वहीं पानी जाएगा ना। पहले ही कम फसल से परेशान किसान इस कुदरती आफत से दोहरी मार झेल रहे हैं। इन किसानों को सरकारी सहायता की आस है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इस मामले अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं। कल लहसुन लेके आए थे, 3 रात में आ गए थे हम, तो हमने यहाँ जगह मिली इस जगह, तो हमने यही वापस खाली कर दी उसको, गाड़ी को
खाली करने के बाद में दिन में अच्छी धूप निकल रही थी, तो क्या हुआ कि लगभग अचानक लहसुन बिकी भी नहीं थी हमारी, वापस पाली बोली में, पाली मतलब जो 2:30 बजे बाद बोली चलती है उसमें बिक गई हमारी लहसुन। पर अचानक पानी आने के कारण सारी लहसुन गिल्ली होगी, तो हमने तो क्या कट्टा वट्टा भर भी लिया, थोड़ा बहुत रेवी की वो सिर्फ कोई बात नहीं, पर बहुत सारे किसानों की इधर से पानी आया ना, तो बहुत सारे किसानों की लहसुन बेच चुकी थी, मतलब हद से ज़्यादा हालत ख़राब होगी। कम से कम 250-300-400 कुंटल जो भी है यहाँ यूँ ही बेच के निकल गई इधर। अब उसका तो मंडी प्रशासन भी क्या करेगी, देखो कुछ गलती तो इनकी है, मान लो इनको इधर उधर कुछ नाला वाला बनाना चाहिए या कुछ करना चाहिए, या उनको नहीं खाली करने देता, यहाँ पर मना कर देना चाहिए कि मत खाली करो, तो नहीं खाली करते हैं लोग। नुकसान तो यूँ मान के चलो करोड़ों में ही है वो, तो लगभग 300-400 कुंटल लहसुन बेने का मतलब देख लो अभी कितना नुकसान हो सकता है, 2-3-4 करोड़ का नुकसान है वो तो। भरूच के नेत्रंग तालुका के कोलीवाड़ा प्राथमिक स्कूल में शिक्षक पर दारू पीकर स्कूल में आने का आरोप लगा है। भरूच जिले के नेत्रंग तालुका के अंदरूनी इलाके में स्थित कोलीवाड़ा गांव की प्राथमिक स्कूल है, जहां केवल एक ही शिक्षक कार्यरत है। गांववासियों का आरोप है कि ये शिक्षक अपनी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में स्कूल आते हैं और विद्यार्थियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। गांववासियों ने इस शिक्षक को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। इस मुद्दे पर ग्रामीण नेता दिलीप छोटू भाई वसावा ने कोलीवाड़ा पहुंचकर स्कूल में ताले लगाने की बात कही। અમારા નિશાળ પ્રત્યેનો પ્રશ્ન છે કે અમારા જે રમણ માસ્તર છે બલેશ્વરના, એ હંમેશા 2 મહિનાથી નિશાળ ખોલતા નથી, નિશાળ ખોલે છે પણ આવીને પીને પડી રહે છે ને અમુક છોકરાઓને માર મારે છે। કોઈક સમય કે ભાઈ તમે આટલું મોટું મેટર છે, મારા પર તમે અરજી કેમ કરી, કોણા પપ્પાએ સહયોગ કરી, શું કર્યું, છોકરાને ધમકી આપે છે ને 3 ગયા શનિવારે ભોજન બનાવ્યું હતું છોકરાઓ માટે, એ સાહેબ આવ્યા, એ સાહેબે આ છોકરાઓને તગેડી મૂક્યા, ખાવાનું ખાવા નહીં દીધું, 3 છોકરાને અંદર ઘેરી મૂક્યા ને પછી જેમ તેમ કરીને છોકરાને કાઢ્યા ને પછી અમે કીધું કે તું કેમ આવું કરે છે। આ ગામમાં પ્રાથમિક શાળા 1 થી 5 ધોરણ છે, તેમના જે ટીચર છે તે સ્કૂલમાં આવતા નથી, ડ્રિંક્સ કરીને આવે છે તો ડ્રિંક્સ કરીને આવે છે અને છોકરાઓને મારે છે ને ભણાવતા નથી ને અમુક છોકરાઓને ક્લાસમાં પણ પૂરી રાખે છે। 2 મહિનાથી આ સ્કૂલ બંધ છે અને જો ટીચર આવે છે તો એમને ભણાવતા નથી ને માર મારે છે। घटना की जानकारी मिलते ही नेत्रंग तालुका के शिक्षा अधिकारी और बीआरसी कोऑर्डिनेटर तुरंत स्कूल पहुंचे। उन्होंने स्कूल में दोबारा शिक्षा कार्य शुरू कराया और आश्वासन दिया कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा स्कूल की जर्जर स्थिति भी देखने को मिली। ग्रामीण ने प्रशासन से स्कूल की स्थिति सुधारने और बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने की मांग की है। ग्रामजनों आक्षेप હતો કે 2 મહિનાથી આ શિક્ષક આવતો નથી, તો અમે આ સરકારને અને તંત્રને એવું પૂછવા માંગીએ છીએ કે આ જે નાના બાળકો છે, એ બાળકો આજે 2 મહિનાથી અહીંયા કોઈ શિક્ષક આવે છે તે બી દારૂ પીને પડી રહી છે અને છોકરાઓને જે માર મારીને પૂરી રાખવામાં આવે છે। તો સરકાર એક બાજુ 21મી સદીની વાત કરે છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજીની વાત કરે છે, તો અમે એમને કહેવા માંગીએ છીએ કે અમારો આદિવાસી સમાજ છે, તો સમાજના અમારા જે આ બાળકો છે એ પાયો છે અમારો, તો આ પાયો જો કાચો રહી જશે તો એ છોકરાઓને મજૂર બનાવવા માંગે છે આ સરકાર। આજે અમે એવું ઈચ્છીએ છીએ કે આ છોકરાઓ ભણી ગણીને નોકરી કરે, કોઈ સારું એ કરે, તો અમે આ ગ્રામજનો તમે જોઈ શકો છો, બરાબર। તો આજે ગામની હાલત જો દેશ આઝાદ થયા પછી બી આજે પરિસ્થિતિ આ ગામડામાં ફરીને જુઓ, આજે આ છોકરાઓને એ મા બાપ મજૂરી કરીને જેમ તેમ ભણાવે છે, તો એ ભણાવી ગણાવીને મજૂરી કરીને એ છોકરું કંઈ બને અને એમનું જીવન પાછળનું સુખી થાય, એ જાતની વ્યવસ્થા કરવા માંગે છે એ લોકો। તો આ સરકાર એ વ્યવસ્થા તોડવા માંગે છે અને આવા જે અધિકારીઓ અહીંયા મૂકે છે એ ખાધેલ પીધેલ મૂકી આપે છે કે જેથી આદિવાસી છોકરાઓનું ભવિષ્ય બગડે અને આ લોકો અહીંયા જે ફેક્ટરીઓ આવવાની છે એ ફેક્ટરીઓના મજૂર બને, એ જાતની આ સરકાર વ્યवस्था કરી રહી છે। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे वीएनएम टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए वीएनएम टीवी। नमस्कार।